विश्वास रहो, लेकिन युद्ध का नेतृत्व किया सदा शिव रौ भौ, सदा शिव रौ भौ। दोनों क्वेश्चन पूछता है इस युद्ध में। मराठा सेनापति दोनों पूछता है। सैद्धांतिक कौन था बाबू? विश्वासराव। और व्यवहारिक या वास्तविक सदाशिव रौ भौ। दोनों युद्ध के मैदान में मारा गया, और दोनों युद्ध के मैदान में मारा गया। अब चलते हैं, जरा सा इधर चले। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज गौरी, इसमें गौरी की हार हुई। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज गौरी, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। और तीसरा 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश वर्सेज एल्डोज, इल्तुतमिश वर्सेज एल्डोज, जिसमें एल्डोज की हार हुई। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तराइन का 3 गो युद्ध हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा? मनीष राज बाबू ध्यान से सुनिएगा, आपका फोटो चेंज है। इरफान अली जय कौटिल्य जय बिहार नारे दे दिए हैं, नामे लिख लिए हैं। शायद लग रहा है कि यह प्रताप है या कौन है भाई? शायद इसका नाम तो, इसका फोटो तो जान रहे हैं। चलो नाम याद नहीं आ रहा है, याद कर लेंगे। शायद रोहित है, याद आ गया। रोहित कुमार का फोटो लगा हुआ है और उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। जय कौटिल्य जय 3p6 4s2 यही नहीं कहेंगे तो कहेंगे पहला में कितना है 2, दूसरा में कितना है 8, तीसरा में कितना है 8 और चौथा में कितना है 2। तो 2 8 8 2, 2 8 8 2। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है राकेश बाबू, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? गांधी जी के द्वारा किस समाचार पत्र का संपादन किया गया था? बढ़ते चलेंगे, एकदम मस्ती से काम करते चलेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करते चलेंगे। देखिए बहुत मजा आने वाला है। महात्मा गांधी ने नवजीवन हरिजन और यंग इंडिया, नवजीवन हरिजन और यंग इंडिया, नवजीवन हरिजन और यंग इंडिया का संपादन किए थे। हो गया, महात्मा गांधी ने नवजीवन हरिजन और यंग इंडिया का संपादन किए थे। क्वेश्चन पूछेगा न्यू इंडिया कॉमन बिल, न्यू इंडिया और यंग इंडिया में बड़ी कंफ्यूजन होता है। देख भैया, आप लोग से गुजारिश है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग से गुजारिश है कि बहुत दिनों के बाद हम यूट्यूब चैनल पे महफिल नाम का पत्रिका संपादन किया। क्वेश्चन पूछेगा यदि नव इंडिया होगा, नव जीवन होगा तो गांधी बाबा, लेकिन न्यू इंडिया आएगा, कॉमन बिल आएगा तो एनी बेसेंट। बहुत अच्छी बात है। न्यू इंडिया, कॉमन बिल और मद्रास स्टेटस, ये तीनों कौन है भाई? स्टेटस एनी बेसेंट। क्वेश्चन पूछेगा केसरी और मराठा दोनों का बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक, लेकिन दोनों में क्वेश्चन पूछता है कि मराठा का संपादन उन्होंने अंग्रेजी में किया था या इन्होंने इंग्लिश में किया था, और केसरी का संपादन मराठी में किया था। अल हिलाल अल बिलाग अब्दुल कलाम आजाद, अल हिलाल अल बिलाग किसमें बाबू? अल हिलाल अल बिलाल अब्दुल कलाम आजाद। हो गया, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, अल हिलाल और अल बिलाल, अल बिलाग अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। जो स्वतंत्र भारत
शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन पूछेगा क्लियर। अगला क्वेश्चन आएगा, गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने का श्रेय किसका है? गंगा को उत्तर से दक्षिण में रीता बाबू, अनुपमा मधुकर, राकेश बाबू, न्यू इंडिया इनोवेशन, नवजीवन, महात्मा गांधी। हो गया, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपके लिए उत्तर है। आज भी हमने बिहार दरोगा वाले बैच में और फाउंडेशन हिस्ट्री वाले बैच में यह चोल वंश समाप्त किया था। गंगा को उत्तर से दक्षिण में लाने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को है, जिन्होंने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित करके, महिपाल प्रथम को पराजित करके बंगाल के क्षेत्र को जीता और गंगैकोंड की उपाधि धारण किया और अपने साथ गंगा जल को लाकर अपनी राजधानी तंजौर में कावेरी नदी के किनारे एक तालाब खुदवाकर तालाब में गंगा जल को रखवाया और उस तालाब का नाम चोल की गंगा, चोल गंगम रखा। बाद में उस तालाब के आसपास एक नया शहर बनाया जिसे गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम, और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने बाबू? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अब इसमें सब कुछ महत्वपूर्ण है। परंतक प्रथम, उत्तर मेरूर अभिलेख। परंतक प्रथम का कौन बाबू? पहले राज प्रथम चले तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, इसे अरबोली बर्मन के नाम से भी जाना गया। अरबोली बर्मन, अरबोली बर्मन। और पहली बार श्रीलंका अभियान किया। राजधानी थी श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम, राजधानी थी अनुराधापुर, लेकिन राजधानी को जीता लेकिन चोल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना पाया। इसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका को जीतकर चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। विजयालय के द्वारा पूर्व मध्यकाल में चोल वंश की स्थापना किया गया। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा। नर केसरी की उपाधि धारण किया था। कौन सा बाबू? नर केसरी की उपाधि धारण किया था। और परांतक प्रथम ने उत्तर मेरूर अभिलेख, स्थानीय स्वशासन। बेचारा तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के हाथे पराजित हुआ, लेकिन पांड की राजधानी मथुरै पर अधिकार करके मथुरै कोंड की उपाधि धारण किया। परांतक प्रथम पहला चोल शासक था जिसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, मापी करवाया और मापी के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। आवेश चार्ज का मात्रक क्या होता है? चार्ज का एसआई मात्रक, एसआई दे दिया है तो क्लियर है कूलम होगा। और सीजीएस देता तो ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता। आवेश का सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता। क्वेश्चन पूछेगा एम्पियर किसका? तो करंट का, धारा का मात्रक एम्पियर है। जूल किसका? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। और केल्विन किसका? तापमान का मात्रक। तापमान का ऐसा पद्धति मात्रक केल्विन है, व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस। जूल किसका बाबू? कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। हालांकि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। अंतिम पेशवा कौन था? देख भैया, जब अंतिम पेशवा है तो पहला पेशवा भी याद होना चाहिए। पहलुका एवं अंतिम बड़ी महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5 को पेशवा का याद रखिएगा, पेशवा का काल खत्म हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधव नारायण राव। 4 को पेशवा, अंतिम पेशवा बालाजी द्वितीय। 5 को पेशवा से तो क्वेश्चन बन जाता है सबका सब क्लियर। देखो भाई, इसमें 4 को पेशवा तो है ही, एगो और पेशवा लिख देंगे तो 5 का 5 पेशवा हो जाएगा। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनका काल है 1795 से लेकर 1818 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया
कानपुर के बिठूर में पेंशन भोगी बनाकर रखा गया, पेंशन भोगी बनाया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई 1853 ईस्वी में, उस समय शासक थे लॉर्ड डलहौजी। इनका अपना कोई संतान नहीं था, एक गोद लिया हुआ एक दत्तक पुत्र था नाना साहब। लॉर्ड डलहौजी ने नियम बना दिया कि दत्तक पुत्र को पैतृक संपत्ति में हिस्सा या पेंशन में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण नाना साहब कानपुर के क्षेत्र में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था। हालांकि युद्ध में पराजित हो गए और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भाग गए। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जरा सा देख लेते हैं, पहला पेशवा बालाजी बाजीराव ने होकर क्या कहेंगे? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे छत्रपति शाहू के काल में। दूसरा पेशवा थे लड़ाकू पेशवा, इसे क्या कहेंगे? लड़ाकू पेशवा। इन्होंने ही छत्रपति शाहू को कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। जिस पर शाहू भी खुश होकर कहा था कि आप निश्चय ही योग्य पिता के योग्य संतान है, आपके प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका अटक से लेकर कटक तक फहरा जाएगा। कई युद्ध किया था, मात्र 500 घुड़सवार सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला को संगोला की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, बालाजी बाजीराव जिसे ही इतिहास में नाना साहब कहा गया, नाना साहब कहा गया, जो तीसरा पेशवा थे। माधव नारायण राव, माधव राव नहीं माधव नारायण राव प्रथम जो चौथा पेशवा थे। और पानीपत के युद्ध में, ध्यान से सुनिएगा, पानीपत के युद्ध में बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब की मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक कर गया। क्यों होता है? दिल में रक्त का फ्लो कम हो जाता है। उसके बाद युवा पेशवा माधव नारायण राव आया। माधव नारायण राव ने बहुत जल्दी मराठों की खोई हुई शक्ति, जो पानीपत के तीसरे युद्ध में खो गया था, मराठों की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बेचारे की 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इतिहासकार, मराठा इतिहासकार सिडनी ओवेन ने कहा था कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की जितनी क्षति नहीं हुई, उतनी इस युवा पेशवा के मृत्यु के साथ हुआ। क्लियर हो गया? चलिए अगला चीज चलते हैं बाबू, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तु के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो विदेशी को बहिष्कार करो और अपने देश को लाओ। देश के लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। जब तक विदेशी वस्तु का बहिष्कार नहीं होगा, क्योंकि धन निष्कासन, ड्रेनेज वेल्थ का पहली बार ध्यान दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत की चर्चा किया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1868 में। महात्मा गांधी ने कहा था यह धन का निष्कासन तब तक होता रहेगा जब तक विदेशी वस्तु का हम लोग स्वीकार करते रहेंगे। अतः स्वदेशी आंदोलन के दौरान लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य बनाया गया। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, उत्तर तो निकल गया होगा। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों भाई? पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति, उतरता हुआ व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। पीठ पर लाद कर जो बोझा चलता है वो आगे की ओर झुक कर चलता है। पानी से भरा हुआ बाल्टी को एक हाथ में लेकर चलते हैं तो पीछे थोड़ा पानी की तरफ झुक के चलते हैं, लेकिन दोनों हाथ में चलते हैं तो सीधा तन के चलते हैं। सब का एक ही रीजन है। क्वेश्चन पूछेगा, नाव पर सवार व्यक्ति को बैठ जाने की सलाह दी जाती है। पीसा का, इटली के पीसा का झुका हुआ मीनार झुके होने के बावजूद भी नहीं गिरता है, क्योंकि सब में है कि उसका गुरुत्व केंद्र आधार तल से होकर, गुरुत्व केंद्र से खींची गई रेखा आधार तल के मध्य से होकर निकल जाता है और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, अस्थायित्व बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता। हो गया क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
देख भैया, कभी कभी ऐसा किए होंगे, ऐसा सब लोग किया होगा, पुक्की मारते हैं, दूर में है, कोई व्यक्ति को आवाज देते हैं। कैसी आवाज देते हैं? ऐसे कहते हैं, बिपिन मारे, सोन मारे, मोन मारे, ठकुर मारे, फकुर मारे, तो कहेगा चारों ओर आवाज खिल जाएगा, तो दूरी कम होगा। तो क्या करते? पुक्की देते हैं, आवाज देते हैं, ऐसे करके फूकते हैं। शंखनाद होता है तो मुंह बंद करके नाद होता है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में गति करता है। ध्वनि ऊर्जा केवल और केवल एक दिशा में केंद्रित करता है। हो गया क्लियर? ध्वनि ऊर्जा केवल एक दिशा में होता है, चारों दिशा में न फैलकर केवल एक दिशा में जाता है और वह गति ज्यादा करता है। क्लियर हो गया? चल 13 नंबर चलते हैं। अनुरणन काल। अनुरणन काल का अर्थ होता है रिवर्बरेशन। अनुरणन मतलब होता है अनावश्यक गुंज। ध्वनि से क्वेश्चन है कि जब किसी हॉल में ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत को बंद भी कर दिया जाता है, फिर भी कुछ समय तक उस हॉल में ध्वनि की गूंज बनी रहती है, उसी अनावश्यक गूंज को ध्वनि का अनुरणन काल कहा जाता है, रिवर्बरेशन कहा जाता है। अनुरणन, ध्यान से सुनिएगा, अनुरणन में कहा गया यदि किसी हॉल का अनुरणन काल 0 सेकेंड का है, उसे डेड हॉल कहा जाता है। और